महाराष्ट्र की राजनीति में दल बदल का सिलसिला आम है। महाराष्ट्र में सत्ता बदलती है और कुर्सी पर चेहरे भी बदलते हैं। महाराष्ट्र में कभी उद्धव गुट में गड़बड़ी नजर आती है तो कभी महायुति में भी एक नाराजगी पनप जाती है। हाल फिलहाल में महाराष्ट्र की राजनीति में महाविकास आघाड़ी के अंदर एक बड़ा विवाद छिड़ गया है कि शरद पवार क्या करेंगे। क्या शरद पवार अब इस गठबंधन को छोड़ देंगे और महायुति के साथ हाथ मिला लेंगे? क्या शरद पवार एकनाथ शिंदे के साथ निकल जाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लेंगे? और क्या बीजेपी में मौजूद तमाम दल सहमति जताएंगे या फिर यहाँ अजीत पवार की पार्टी जो एनसीपी है उनकी तरफ से जो एक बड़ा चेहरा उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार हैं जो महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री हैं, क्या वो गठबंधन पर सहमति जताएंगी या फिर भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती रख देंगी कि पार्टी का गठबंधन नहीं बल्कि विलय करवाई? अब ऐसे में तमाम सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में उठ रहे हैं और सवाल है उनके जवाब जानने जरूरी हो जाते हैं और इसी पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई शरद पवार के ये कदम बागी नजर आ रहे हैं या फिर सिर्फ ये एक मुलाकात भर था। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। सर, जैसा कि जानते हैं कि एकनाथ शिंदे के काबिन में शरद पवार पहुंच जाते हैं अपने विधायकों के साथ और बैठक करते हैं और इसके बाद एकनाथ शिंदे उन्हें फूलों का गुलदस्ता देते हैं, शॉल पहनाते हुए नजर आते हैं। इसके बाद माना गया कि ये सिर्फ वहां बैठने के लिए नहीं पहुंचे थे बल्कि इसके पीछे ये मायने निकाले जा रहे हैं कि गठबंधन हो सकता है। लेकिन इसको लेकर दोनों की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। लेकिन क्या लगता है, क्योंकि शरद पवार भी चुप हैं, एकनाथ शिंदे भी चुप हैं, विधायक ये कहते हैं कि शरद पवार को ज्यादा चलने में दिक्कत होती है इसलिए सबसे पास सिर्फ एकनाथ शिंदे का कैबिन था इसलिए वो वहां पहुंच गए और अपने विधायकों के साथ मीटिंग कर रहे थे। लेकिन इस बीच में आप ये देखिए उद्धव ठाकरे की पार्टी से सांसद संजय राउत ये कहते हुए नजर आते हैं जो गद्दार हैं उनके साथ आपका दिखाई देना ये सम्मान पूर्वक नहीं है, ये एक तरह से अपमान है गठबंधन का, आपका और तमाम विपक्षियों का। कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे गुट के 6-7 जो सांसद हैं वो जो शिंदे गुट में शामिल हुए तो उसकी खींच भी कहने के अंदर है कि उनकी पार्टी एक तरीके से लगभग आधी से भी ज्यादा कम हो गई, क्योंकि 9-8 उनके पास सांसद थे, अब 2 या 3 सांसद बचे हैं। तो जाहिर बात है कि वो मन के अंदर जो गुस्सा है वो यहाँ पर निकल कर आता हुआ नजर आता है। लेकिन साथ में हमें ये भी समझना पड़ेगा कि क्या शरद पवार जो है, जिनको चाणक्य कहा जाता है, महाराष्ट्र राजनीति का एक बड़ा चेहरा रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, तमाम बड़े पदों पर काम किया है, क्या यहाँ पर एक बार फिर उनकी जो एंट्री है वो एनडीए में होती हुई दिखाई पड़ेगी? क्या बीजेपी के साथ में अपनी राह को आगे बढ़ाते हुए दिखाई पड़ेंगे? क्योंकि लगातार खबरें ये भी हैं कि एनसीपी अजीत पवार गुट और एनसीपी शरद पवार गुट का आपस में विलय हो सकता है, क्योंकि ये बातें जब अजीत दादा थे उस वक्त भी लगातार चल रही थी। कई दफा बीते दिनों सुनेत्रा ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और घंटे मीटिंग के तौर पर देखा गया। जाहिर बात है, और इस तमाम बातों को लेकर ये कहा गया कि अजीत दादा खुद चाहते थे कि जो दोनों का गठबंधन है वो विलय है एक तरीके से होता हुआ दिखाई पड़े। लेकिन जब उनके देहांत के बाद, निधन के बाद ये बात जो है थोड़ा ठंडे बस्ते में चलेगी। लेकिन एक बार फिर इसी के ऊपर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं, तमाम तरह की बातें चल रही हैं और बातें यहां तक चल रही हैं कि क्या अब एनसीपी फिर एक साथ एकजुट होती हुई दिखाई पड़ेगी? और अगर एनसीपी एकजुट होती है तो इसका सबसे बड़ा घाटा या सबसे बड़ा फायदा किसको होता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्योंकि प्रफुल्ल पटेल हो या ऐसे बड़े नेता हो, उनकी नाराजगी भी लगातार बनी हुई थी सुनेत्रा पवार को लेकर, क्योंकि उनको जो एक कार्यकारिणी होती है उसमें उनको शामिल नहीं किया गया था और इस बात को लेकर भी वो नाराज थे। तो क्या उनकी भी नाराजगी को यहाँ पर दूर किया जाएगा? क्या एक साथ आते हुए दिखाई पड़ेंगे? और महत्वपूर्ण और अहम बात क्या हो जाती है कि क्या यहाँ से जो उद्धव ठाकरे गुट है क्या एक बार फिर सर, जैसे कि शरद पवार और एकनाथ शिंदे की मुलाकात को हमने देखा, इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और
एनसीपी-एस के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल की भी मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात को भी एक शिष्टाचार भेंट बता दिया गया, इस मुलाकात को भी शिष्टाचार भेंट बता दिया गया। लेकिन यही कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ये कहते हैं कि पहले से ही शरद पवार की पार्टी के 5 से 6 सांसद संपर्क में है एकनाथ शिंदे की। ये तो अब शरद पवार मुलाकात करते हैं, यानी कि खेल बहुत पहले से ही खेला जा रहा है। राजनीति में हर एक संभावनाओं को कहा जाता है कि शिष्टाचार की मुलाकात थी, यूं ही आ गए थे, भेंट करने के लिए पहुंच गए थे, लेकिन उसके अपने सियासी मायने होते हैं। और यहाँ पर जो बात निकलकर सामने आती है, कम से कम वो तो ये इस तरफ इशारा करती है कि खेल अब से नहीं, बहुत समय पहले से चल रहा था। और राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो देखिए नाज़मीन जी की खेल, इस जो पॉलिटिकल तौर पर खेल रचे जाते हैं, जो भी रणनीति बनाई जाती है, वो एक लंबे समय को देखकर बनाई जाती है और लंबे समय से पूरा मामला चल रहा होता है। एकाएक ये नहीं कि उठ के वहां पर जाकर बैठ गए और इस तरह का अनाउंसमेंट कर दिया। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी नजर आता है कि शरद पवार चूंकि राजनीति के बहुत माहिर खिलाड़ी हैं, राजनीति जो है उन्होंने जिस तरह से महाराष्ट्र में की है, तमाम पदों पर काम किया, मुख्यमंत्री रहे हैं, तो जाहिर बात है कि उनको हर दाव पेच का अंदाजा है। इसी नाते कहा जाता है कि शिंदे से उनका मुलाकात करना, उनके केबिन में बैठना, उनके ऑफिस में बैठना, कहीं ना कहीं ये पहले से ही था कि आपस का जो मिलान है, हो सकता है शिंदे के जरिए होता हुआ दिखाई पड़े कि वो अब एनसीपी जो है एकजुट हो जाए और फिर जाकर वो एनडीए में शामिल हैं ही, तो एनडीए में शरद पवार को हो सकता है कोई बड़ा पद मिलता हुआ दिखाई पड़ जाए। क्योंकि इस बात को लेकर पहले भी चर्चा थी कि क्या शरद पवार अगर एनडीए कुनबे में आते हैं तो फिर उनको क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। तो हो सकता है कि यहाँ से अगर अब जो सुमित्रा पवार ये बात कहती हैं कि हो सकता है उनके जो अंदाज से ये बात लगती है कि अब जो पार्टी बिखरी हुई थी, यानी दो भागों में बटी हुई थी, अगर अजीत दादा के जाने के बाद अगर पार्टी एकजुट हो जाती है तो इसका लाभ दोनों को ही मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। यहाँ ये भी चर्चा हो रही है कि अक्सर हम देखते हैं कि अगर किसी भी पार्टी को किसी और दल के साथ मिलाना है तो ऑफर भी दिया जाता है। तो ऑफर यहाँ दिया जा रहा है सुप्रिया सुले को लेकर कि बड़ी जिम्मेदारी केंद्र में दी जा सकती है, बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा जा सकता है। और यही ऑफर देते हुए कहा जा रहा है कि और भी शरद पवार की पार्टी से बड़े चेहरे होंगे, उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो क्या लगता है कि अगर यहाँ मौका मिल रहा है तो शरद पवार यहाँ चौका मारते हुए देखिए जाहिर बात है, और ये हम लगातार देखते रहे हैं, राजनीति का यही अब जो है मिजाज हो गया है कि जहां पर आपको सत्ता का सुख मिलता है, आप तमाम वायदे इरादे छोड़कर उस तरफ जाते हुए नजर आते हैं। रामदास अठावले का आपको कथन याद होगा, उन्होंने ये कहा था बाकायदा संसद के अंदर कि उनको पता था कि हवा जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ नहीं, बीजेपी की तरफ है, इसीलिए कांग्रेस छोड़कर मैं बीजेपी में आकर शामिल हो गया। तो यही अब रह गया है कुल मिला जुलाकर जो मतलब राजनीति का, कि जहां भी आपका हित आपको साधना है, और देखिए विचारधारा की जो चीजें हैं वो बहुत पीछे छूट चुकी, उनका अब कोई लेना देना रहा नहीं राजनीति में। क्योंकि तमाम बड़े बड़े बातें करने वाले, तमाम बड़े बड़े बयान देने वाले, चाहे सयानी घोष हो, राघव चड्डा हो, इस तरह के बड़े बड़े लोग जब मंचों से खड़े होकर इस तरह की बातें करते हैं कि किसी भी कीमत पर बीजेपी के अंदर शामिल नहीं होंगे, पता चलता है कि वही सबसे पहले जाकर बीजेपी में या समर्थित दलों में जाकर शामिल हो गए। तो मिला जुलाकर कहा जा सकता है कि देखिए राजनीति जो है वो संभावना का पूरा तरह गेम बन गई, जहां पर भी आपको संभावना दिखाई देती है, आपका जो रुख है उस तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ जाता है। सर क्या लगता है उद्धव ठाकरे की पार्टी पूरी तरह से बिखरती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि जहां शुरुआत में कहा गया कि उनके लगभग 6 सांसद एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल हो जाते हैं, इसके बाद अब ये पार्षदों को लेकर कहा जा रहा है कि वो भी बगावत कर सकते हैं, इसलिए मातोश्री में एक बैठक बुलाई जाती है इनकी, और विधायकों की भी बैठक बुलाई जाती है, और इस बैठक की अध्यक्षता आदित्य ठाकरे करते हुए नजर आते हैं। क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे सबसे ज्यादा कमजोर दिखाई दे रहे हैं? देखिए अगर हम शुरुआत से देखें, जब जो शिवसेना एक थी उस समय शिंदे ने जब अलग गुट बनाया, तब भी ये लगा कि क्या यहाँ पर उद्धव ठाकरे की पार्टी अब बहुत कमजोर हो गई, क्योंकि नाम भी चला गया, सिंबल भी चला गया, लोग भी चले गए। उसके बाद में भी वो गठजोड़ बनाते हैं और लोकसभा में अच्छा खासा प्रदर्शन भी करते हैं, 8-9 सीटें उनके पास आती है, लेकिन विधानसभा आते आते फिर एक बार उनकी कमजोरी सामने आ जाती है कि महज 18-19 सीटों के ऊपर या इस तरह के आंकड़े के ऊपर उनकी जो पार्टी वो सिमट जाती है। तो मिला जुला कर देखा जा सकता है कि अगर मान लीजिए 19-20 सीटें आपके पास आई भी, और अगर वो भी अब बगावत के मूड में दिखाई पड़ते हैं, आपके पार्षद भी बगावत के मूड में दिखाई पड़ते हैं, और जो 8-9 आपके पास सांसद थे उसमें से 6-7 जो हैं वो उस तरफ जाते हुए नजर आते हैं, तो बिल्कुल इसमें कोई दोहराई की बात भी नहीं है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी अब एक ऐसे मोड़ पे खड़ी है जहां पर उनके लिए खुद को बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि
आप देख रहे हैं कि रफ्ता रफ्ता उनकी पार्टी से लगातार लोग कम होते चले जा रहे हैं, चाहे सांसदों की बात करें, विधायकों की बात करें, पार्षदों की बात करें, उनकी पार्टी कमजोर पड़ रही है और छोटी होती चली जा रही है। वहीं शिंदे गुट की बात करें तो ना सिर्फ मजबूत हो रहे हैं बल्कि तमाम जो लोग उद्धव ठाकरे गुट के हैं वो भी जाकर उनमें शामिल हो रहे हैं और इसी बात को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी भी हुई थी कि अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है, आपके अंदर इतना ही अगर जो लोकप्रियता है तो आप जाइए चुनाव में जाकर लड़िए, जीतिए, फिर जाकर आप शामिल हो जाइए। यानी कि एक तरीके से उद्धव ठाकरे गुट ने ये कहने का प्रयास किया कि लोगों ने जो गद्दारी की है उसका सिला जनता उनको देगी। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है यहाँ पर बेहद कमजोर है और इसी को शायद मोर्चा संभालने के लिए, इसी को शायद रोके रखने के लिए अब आदित्य ठाकरे भी सामने आ रहे हैं और लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं। कितना उनका ये कम्युनिकेशन असर डालता है देखना होगा, लेकिन फिलहाल बिल्कुल इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो काफी ज्यादा कमजोर होती हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, उद्धव ठाकरे के बाद अब आदित्य ठाकरे जिम्मेदारियों को उठाते हुए नजर आ रहे हैं और एक बड़ा चेहरा बन रहे हैं अपनी पार्टी के जरिए। लेकिन देखना होगा कि जो बिखराव की खबरें सामने आ रही हैं, जो दल बदल की खबरें सामने आ रही हैं, क्या वाकई ऐसा है? शरद पवार क्या महायुति के साथ हाथ मिलाने वाले हैं? क्या सुनेत्रा पवार की पार्टी, जो अजीत पवार की पार्टी है, क्या उस पार्टी से विलय करने वाले हैं? और क्या होगा महागठबंधन का, यानी कि महाविकास अघाड़ी का? क्या कुछ देखा जाएगा महाराष्ट्र में? तमाम सवाल अभी भी बने हुए हैं। इस मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।